कृपा शंकर एनएमएमएस मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि इस समय विज्ञान विषय पर आधारित 4000 प्रश्नों की श्रृंखला कंटिन्यू है, जिसके क्रम में आज 2019 के पेपर का ये लास्ट पार्ट है, यानी कि पार्ट 3 है। और इसके पहले मैं 2015 से लेकर के 2019 तक के सभी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन क्वेश्चन को आधार बना करके अन्य जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो सकते थे बहुत विधिवत ढंग से आप लोगों को समझा दिया है। आप इन वीडियोस को ध्यान से देख लें। अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हैं तो फिर विज्ञान विषय में अन्य कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप 35 के 35 क्वेश्चन टारगेट करेंगे। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे और क्वेश्चन देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस इन्हीं वीडियोज़ के अंतर्गत मिल जाएंगे। आप 100% विज्ञान में बेहतर कर जाएंगे। बस आपको केवल सारी वीडियोज़ को ध्यान से देखने की आवश्यकता है। जितने भी पार्ट मैंने बनाए हैं, कुल 12 से 15 वीडियो के करीब अपलोड मैंने किया है। तो इन सारे 15 वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा विज्ञान विषय में। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, न किसी अन्य सोर्स को पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। ध्यान से देखें, कह रहा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.11 गुणे 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हाइड्रोजन परमाणु के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1837वें भाग के बराबर होता है। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1837वें भाग के, यानी कि इसमें 1837 से भाग दे दीजिए। इसका जो मान आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, और चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के 1837वें, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1837वें भाग के बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो वह हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर होता है। और न्यूट्रॉन की बात करें तो भी वो न्यूट्रॉन भी हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्रव्यमान की तो बात हो गई। इनके खोजकर्ता के क्या नाम हैं? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का क्या नाम है, प्रोटॉन के खोजकर्ता का क्या नाम है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का क्या नाम है, और इस पर क्या आवेश होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे हुए क्वेश्चन हैं। इसलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, प्रोटॉन की खोज किसने किया और न्यूट्रॉन की। तो बस आप ये समझिए, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया, जे थॉमसन, इसे थॉमसन भी लिखा जाता है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। बस ये कोड याद रखिए, चैडविक ने किया था। ठीक है, इसे याद रखना भी बहुत आसान है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, ईटा पर नाच। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। मतलब प्रोटॉन र माने रदरफोर्ड और न माने न्यूट्रॉन और च मीन्स चैडविक। तो ईटा पर नाच, अगर आप इस ट्रिक को भी दिमाग में रखते हैं तो आप गलती नहीं करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे एग्ज़ाम हॉल में जल्दीबाजी के चक्कर में या प्रेशर के चक्कर में गलत करके चले आते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज पूछा जाता है और चैडविक पे लगा देते हैं। तो आप इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं और सटीक आंसर आप कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी आप पढ़ाई करिए तो कहीं ना कहीं से कोरिलेट करके चीज़ों को पढ़ना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक याद रहें। तो आप यहाँ से अगर कोरिलेट कर लेंगे तो ये कभी भूलेगा भी नहीं और आप एग्ज़ाम हॉल में भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। ठीक है, और इस पर चार्ज कैसा होता है? माइनस चार्ज, निगेटिव होता है। प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज होता है और इसका भी आवेश उतना ही होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का, लेकिन इस पर उतना ही धन आवेश होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। और चूंकि परमाणु जो है वो उदासीन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा ताकि वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन चूंकि उदासीन होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है और ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे, यानी कि कैंसिल हो जाएंगे, दोनों चार्ज जो है कैंसिल। इसलिए टोटल अगर हम परमाणु की बात करें
तो परमाणु उदासीन होता है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण पाए जाते हैं? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे परमाणु है और परमाणु का नाभिक है, तो परमाणु का नाभिक पहली बात तो ये धनात्मक होता है और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। चूँकि प्रोटॉन धनात्मक होता है इसलिए नाभिक धनात्मक होगा और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और परमाणु का समस्त द्रव्यमान जो है वो नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणु का, चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के 1837वें भाग के बराबर होता है, यानी कि बहुत कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसलिए समस्त द्रव्यमान कहाँ पर केंद्रित होता है? नाभिक में केंद्रित होता है। कितना आसान है। एक चीज़ आप इसमें और मेंशन कर सकते हैं कि अगर ऑप्शन में रदरफोर्ड नहीं है और गोल्डस्टीन है, ठीक है, तो आप गोल्डस्टीन को आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने किया? अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में है तो आप रदरफोर्ड को ही टिक करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन की वास्तविक खोजकर्ता रदरफोर्ड ही हैं। रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन का नामकरण किया था और एक्चुअल में प्रोटॉन क्या होता है ये रदरफोर्ड ने ही दुनिया को बताया। गोल्डस्टीन बस केवल H+ आयन देखा था अपने एक प्रयोग के दौरान, तो उसको ही बाद में मान लिया गया कि ये प्रोटॉन्स थे। ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का परिचय दुनिया से करवाया था। तो इस वजह से ऑप्शन में अगर रदरफोर्ड है तो रदरफोर्ड को लगाना है, अगर रदरफोर्ड नहीं है तो गोल्डस्टीन को आप लगा सकते हैं। गोल्डस्टीन को लगा सकते हैं, नहीं लगाइएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, गोल्डस्टीन। ठीक है, चलिए, एनसीईआरटी जो है वो गोल्डस्टीन को ही प्रोटॉन की खोजकर्ता मानती है, लेकिन ऑप्शन में अगर रदरफोर्ड है तो आप रदरफोर्ड को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कैलेमाइन अयस्क की अगर हम बात करें, कैलेमाइन अयस्क क्या होता है? तो देखिए, अयस्क क्या होता है? अयस्क जो होता है ये, इससे धातु का निष्कर्षण आसानी से किया जाता है। ये ऐसे खनिज होते हैं जिससे धातु का निष्कर्षण आसानी से किया जाता है, कम लागत में किया जाता है, ठीक है, कम समय में किया जाता है, तो उसे हम अयस्क कहते हैं। अयस्क एक प्रकार के खनिज ही हैं और कह रहा है कि कैलेमाइन अयस्क किसका है? तो यहाँ पे Fe2O3, ZnCO3 और PbS दिया हुआ है। तो अगर हम कैलेमाइन अयस्क की बात करें तो वो जिंक का अयस्क होता है, जस्ते का अयस्क कैलेमाइन होता है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जस्ते का अयस्क जो है कैलेमाइन होता है। लोहे का क्या होता है? हेमेटाइट होता है। तो हेमेटाइट, Fe2O3 हेमेटाइट, ये आयरन का अयस्क है। PbS गैलेना, लेड, सीसा यानी कि गैलेना, PbS इसे गैलेना कहते हैं, ये लेड का अयस्क है। ठीक है, यहाँ से लेड का निष्कर्षण PbS से किया जाता है, लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट से किया जाता है। इसका नाम लिख लीजिएगा, हेमेटाइट। और हेमेटाइट का जो सूत्र होता है Fe2O3 होता है। मैग्नेटाइट का जो सूत्र होता है Fe3O4 होता है। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये जो है आयरन के अयस्क होते हैं। कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। Fe3O4 आप नोट डाउन कर दे रहे हैं। Fe3O4 ये क्या है? ये है मैग्नेटाइट, ये आयरन का अयस्क है। Fe2O3 इसे कहते हैं हेमेटाइट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद करिएगा। कीटभक्षी पौधे ऐसे भूमि पर पाए जाते हैं जहां कमी होती है। कीटभक्षी पौधे, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीटभक्षी होते हैं, जो कीड़े मकोड़े को अपने में कैप्चर कर लेते हैं। उनकी ऐसी आकृति बनी होती है कि अगर कीड़ा वहाँ पे पहुँच गया तो फिर वो दोबारा बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो ऐसे पौधों को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे कंपटीशन में कीटभक्षी पौधे से क्वेश्चन बन जाता है या क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कीटभक्षी पौधे ऐसे जमीन पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होगी वहाँ पे कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। कीटभक्षी पौधे के कभी कभी नाम पूछ देता है, तो जो घटपर्णी पौधा होता है वो कीटभक्षी पौधा होता है। तो कभी कभी दे देता है ऑप्शन में, घटपर्णी दे देगा और 3-4 पौधों का और नाम दे देगा। तो घटपर्णी पौधा, इसको नोट कर लीजिए, घटपर्णी पौधे। वीनस प्लांट जो है वो भी कीटभक्षी पौधा है। वीनस प्लांट, पीचर प्लांट्स,
पीचर प्लांट्स, घटपर्णी पौधे, वीनस प्लांट, पीचर प्लांट्स, ये सारे के सारे क्या हैं? ये कीटभक्षी पौधे हैं, कीटभक्षी पौधे, कीटभक्षी पौधे, कीटभक्षी पौधे। तो कितना आसान है, इसे आप याद रख सकते हैं। कई बार कंपटीशन में इस नाम से पूछ सकता है या पूछ देगा ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट क्या है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य के मुख गुहा में कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, कृदंत दांत भी 4 प्रकार का होता, 4 कृदंत दांत की संख्या 4 होती है, तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? तो अगर हम बात करें लार की, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है। लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? लार में टाइलिन नामक की एंजाइम पाई जाती है। पेप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है? पेप्सिन एंजाइम जो है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पेप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टाइड में बदल देता है। यानी कि प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन, प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सी एंजाइम का यूज़ किया जाता है? पेप्सिन का यूज़ किया जाता है। रेनिन क्या है? रेनिन, रेनिन जो है ये दूध का पाचन, शरीर में दूध का पाचन, जब हम दूध पीते हैं तो दूध का पाचन के लिए कौन सी एंजाइम की आवश्यकता होती है? रेनिन एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो दूध के पाचन के लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, दूध के पाचन के लिए रेनिन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, या रेनिन एंजाइम जनरेट होती है। ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन जो है पाचन तंत्र के लिए उपयोगी है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये पाचन तंत्र के लिए उपयोगी है। आंत और पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय से ये निकलती है। ठीक है, और ये किसके लिए आवश्यक है? ये पाचन तंत्र के लिए उपयोगी होता है। तो इसे भी नोट डाउन कर लेंगे कि ये पाचन तंत्र के लिए उपयोगी है। लार में पाई जाने वाली एंजाइम को टाइलिन कहते हैं। प्रोटीन के लिए, प्रोटीन के पाचन के लिए इम्पॉर्टेंट जो एंजाइम है वो पेप्सिन है। दूध के पाचन के लिए कौन सी एंजाइम होती है? रेनिन होती है। तो कितना आसान है, आप इसे नोट डाउन करते जाइए और एक बार आप इसे अच्छे से समझ लीजिए तो आजीवन आपको भूलेगा नहीं। और ये सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बिना इसके तो कोई पेपर बनता ही नहीं है। यही सब क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछते हैं। मछलियों में श्वसन के लिए कौन से अंग जिम्मेदार हैं? तो मछलियों में जो श्वसन होता है उसके लिए गिल्स जिम्मेदार होता है। क्या जिम्मेदार होता है? गिल्स। मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष पाए जाते हैं। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष पाए जाते हैं? 4। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, इस तरह से कुल 4 कक्ष पाए जाते हैं हृदय में। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। किस पौधे में कायिक जनन पत्तियों द्वारा होता है? तो अजूबा के द्वारा जो है कायिक जनन पत्तियों के द्वारा होता है। कुछ पौधों में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तने के द्वारा होता है। जैसे गुलाब वगैरह हो गया, इसका अगर हम तना काट के लगा दें तो उसमें से वो गुलाब फिर बढ़ने लगता है, या फिर उसमें एक नया जीवन आ जाता है। तो कुछ में तने के द्वारा होता है, कुछ में पत्तियों के द्वारा होता है, कुछ में जड़ों के द्वारा होता है। तो इसमें पूछा गया है कि पत्तियों के द्वारा, तो अजूबा नामक जो पौधा होता है उसकी पत्ती को अगर आप लगा देंगे तो वो पौधा बन जाएगा। तो अजूबा नामक पौधे में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, समझिए NMMS एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए जो है इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जड़ों में पाए जाने वाले सहजीवी का नाम? तो दलहनी फसलों में कौन सा सहजीवी पाया जाता है? तो आप ध्यान से देखिए, राइजोबियम। राइजोबियम जो है, राइजोबियम एक सहजीवी है जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। और ये क्या करता है? ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जो पौधों के लिए आवश्यक होता है। और यही वजह है जो फसल चक्र होता है, फसल चक्र में एक फसल चक्र के दौरान दलहनी फसलों को बो दिया जाता है, ताकि नाइट्रोजन की जो कमी होती है उस पर्टिकुलर एरिया में या खेत में वो पूरी कर ली जाती है, और आगे आने वाली जो भी फसल बोई जाती है वो बहुत अच्छी फसल होने लगती है। तो फसल चक्र जो है, फसल चक्र के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, दलहनी फसलों को उगा दिया जाता है।
ठीक है। तो कोई भी दलहनी फसल हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गया, जो भी दलहनी फसल हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक सहजीवी पाया जाता है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का कार्य करता है। हम आपको एक चीज़ और बता दें कि वायुमंडल के में जो नाइट्रोजन है उसे नाइट्रेट में बदलने के लिए जो तड़ित झंझा, इसका मतलब होता है जो बिजली चमकती है, बिजली गिरती है या तेज़ी से चमकती है, तो उससे भी नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आप इसे भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि अगर ये सब ऑप्शन में नहीं है और उसमें बिजली का चमकना हो तो आप ऑप्शन में जरूर लगाइएगा। कूटपात की सहायता से चलने वाला प्राणी कौन है? कूटपात की सहायता से चलने वाला प्राणी जो है वो अमीबा होता है। कूटपात का मतलब ये होता है कि जो चलन अंग होता है अमीबा का, अमीबा तो कैसे भी आप बना दीजिए वो अमीबा ही हो जाएगा, ऐसे अमीबा मान लीजिए ये है, ठीक। और इसे अगर इस दिशा में, चूंकि यह एक कोशिकीय जीव है, तो अगर इसे इधर जाना है तो ये अपने इस हिस्से को आगे बढ़ा देगा और यहाँ आगे बढ़ जाएगा। तो जिस हिस्से को जहाँ से भी चाहे वो चल सकता है। अगर इसे इस साइड में जाना है तो इस हिस्से को बढ़ा करके आगे बढ़ जाएगा, इधर जाना है तो इस हिस्से को बढ़ा लेगा। तो इसी को कूटपात कहते हैं, आभासी पैर कहते हैं। वास्तव में इसके पास पैर होता ही नहीं है, जहाँ जाना होता है आभासी पैर बना लेता है, ठीक है। इस दिशा में जाना है तो इधर ये अपना ऐसे बढ़ जाएगा, कहीं भी निकल जाएगा ये, इसे कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से चाहे वहाँ से चल सकता है, आभासी पैर बना लेगा। उसी आभासी पैर को कूटपात कहते हैं, चलन अंग कहते हैं। आभासी पैर को क्या कहते हैं? चलन अंग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कूटपात की सहायता से चलने वाला प्राणी कौन सा हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा, अमीबा। बहुत आसान है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि पैरामीशियम का जो चलन अंग है वो क्या है, तो इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। पैरामीशियम का चलन अंग जो होता है वो सीलिया होता है, सीलिया। पैरामीशियम का चलन अंग नोट डाउन करें, पैरामीशियम में चलन अंग क्या होता है? पैरामीशियम में चलन अंग सीलिया होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि पैरामीशियम में चलन अंग क्या होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सीलिया हो जाएगा। और कूटपात की सहायता से चलने वाला प्राणी कौन सा है? अमीबा। अमीबा कैसा प्राणी है? एक कोशिकीय जीव है। इतनी चीज़ें आप अमीबा से समझते रहिए। हरित लवक रहित पादप समूह क्या है? तो हरित लवक रहित पादप समूह जो है वो कवक है। हरित लवक रहित पादप समूह क्या होता है? कवक। और कवक जो है, कवक में हरित लवक नहीं पाया जाता है। और कवक से होने वाला जो रोग होता है मनुष्य में, वो दाद, खाद, खजुली, इस तरह की जो दाद होती है या खाद खजुली होती है वो कवकों के कारण होती है। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे कि दाद किसकी वजह से होता है? कवक फंगस के कारण होता है। श्वसन क्रिया में पौधे वातावरण की कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? श्वसन क्रिया कोई भी हो, चाहे पौधे करें चाहे मानव करें, अगर श्वसन क्रिया की बात आती है तो हमेशा आंसर ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ज़्यादातर बच्चे 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत आंसर कर देते हैं और वो जाकर के CO2 लगा देते हैं। अक्सर बच्चे श्वसन क्रिया में पौधा देखें तो उनके दिमाग में बस वही रहता है कि वो CO2। श्वसन क्रिया में कैसे कोई CO2 ग्रहण करेगा? श्वसन क्रिया में हमेशा ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है, चाहे मनुष्य चाहे पेड़ पौधे, ठीक है। तो श्वसन क्रिया की जब भी बात करेगा तो ऑक्सीजन आप टिक करिएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? तब आपका आंसर CO2 होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि श्वसन क्रिया में पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। तो इसी वजह से जो है रात के समय में जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती नहीं है। पेड़ पौधे जो है श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस जो है निकालते हैं, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और चूँकि श्वसन क्रिया में CO2 गैस छोड़ेंगे, तो इस वजह से पेड़ पौधों के नीचे रात में सोने के लिए मना किया जाता है या नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो इसका वजह यही है। तो आप लोग जो है तो इस पूरे
विज्ञान के जितने भी पार्ट्स मैंने आप लोगों को डिस्कस किए, जितनी भी वीडियोज़ आई हैं, इन वीडियोज़ को अच्छे से आप देखिएगा। अगर आप इन वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आप 35 के 35 क्वेश्चन को टारगेट कर लेंगे। इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, आप इसे ज़रूर मिस मत करिएगा। सारे वीडियोज़ को आप देखिएगा। 2015 से लेकर के 2019 तक के जितनी भी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट डेज जो है हम लोग 2020 और 2021 के पेपर को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जब आप 2020 और 21 का पेपर डिस्कस करेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें लगभग आधे प्रश्न पूछे हुए या हमारे बताए हुए ही प्रश्न आए हुए हैं। तो वहाँ से आप गेस करेंगे कि कैसे कितने इंपॉर्टेंट ये वीडियोज़ हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोज़ को लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा इस तरह का जितने भी नोटिफिकेशन है आपको आसानी से और सबसे पहले प्राप्त हो। ओके, थैंक यू।